स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो कुछ तीखे सवाल कांग्रेस पार्टी और उसके फॉलोअर्स से है, और मैं इस वीडियो से पहले आप सभी से विनती करूंगा कि इसे पर्सनल ग्रज बना के ना ले। एक फैक्ट है जो मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ गलतियाँ हैं जो पहले की सरकार, खास करके कांग्रेस कि जब सरकार थी तो कुछ गलतियां की गई थी। वो गलती नहीं, मेरे ख्याल से वो ब्लंडर्स थे, वो किए गए थे जिसके परिणाम राष्ट्र आज तक भुगत रहा है। मैं बस उन्हीं कुछ गलतियों को गिनाने जा रहा हूं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कांग्रेस के सेक्युलर नेताओं और उनके प्रशंसकों ने नेहरू जी के कुकर्मों और गलत निर्णयों से जुड़े कुछ सवालों को हमेशा ढकने की कोशिश की है, लेकिन आज इन तथ्यों को मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं। ये तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि नेहरू सब कुछ हो सकते हैं, पर दो चीज कभी नहीं हो सकते: एक अच्छे दूरदर्शी नेता और एक चाचा पूरे राष्ट्र के। महात्मा गांधी जिनका यह मानना था कि कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी है, भारत की आजादी के बाद कांग्रेस को एक पार्टी के तौर पर बंद कर देना चाहिए, ताकि कांग्रेस के नाम से पार्टी चुनाव ना लड़े और ना ही चुनाव कांग्रेस के नाम पर लड़ने के बाद इसे पॉलिटिकल माइलेज मिले। क्योंकि कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी, तो लोगों को लगेगा जिसने आज़ादी दिलवाने के लिए इतने सारे कर्म किए हैं, उन्हीं को क्यों ना जिताया जाए। तो ये अच्छा एक डिसीजन नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी इस चीज़ को जानते थे और इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि इस पार्टी को बंद कर देना चाहिए और पॉलिटिकल अफेयर्स में इसे कभी भी नहीं आना चाहिए, और अगर आना है तो नाम बदल कर आना चाहिए। लेकिन नेहरू ने महात्मा गांधी की इच्छा नहीं मानी और कांग्रेस के नाम से ही पॉलिटिकल पार्टी बनाई और चुनाव लड़ते और जीतते रहे। और आपको पता ही है, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब नए जनरेशन के बच्चे भी तैयार हो गए हैं। रेहान वाड्रा जो कि प्रियंका के बेटे हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं। और मुझे आशा है कि जिस तरीके से हम लोग एक रोज़ पेटल बिछा देते हैं अपने नेताओं के वंशज पे, फिर से वैसे ही बिछा देंगे। मतलब कभी लगता ही नहीं है कि हम लोकतंत्र में हैं या आज भी राजतंत्र में जी रहे हैं। खैर, लोकतंत्र है, जनता की इच्छा सर्वोपरि है। मैं तो गलतियां गिना रहा था, और ये गलती पहली है कि महात्मा गांधी के इंसिस्ट करने के बावजूद भी नेहरू जी ने कांग्रेस नाम को लेकर ही आगे बढ़ के पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और उसके कारण उनको माइलेज मिलता रहा। दूसरा, 1948 में नेहरू जी कश्मीर मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशंस में क्यों गए? आपको पता है, आज भी इस गलत निर्णय के कारण कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं बन पाया था, जब तक कि मोदी के एक अभूतपूर्व डिसीजन जिसमें 370 और 35A को एब्रोगेट कर लिया गया था, उसके बाद कश्मीर फुल फ्लेज्डली भारत का हिस्सा बन गया और कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ भी इन्फोर्स होने लगे, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए इन्फोर्स होते रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो आज भी पाकिस्तान के पास ही है। हम आज तक उसे नहीं ले पाए हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लंडर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तीसरी गलती थी महमूद गजनी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर को 1949 में जब फिर से बनाया जा रहा था, और इसका प्रस्ताव जब सरदार पटेल लेकर आए थे, तो नेहरू जी ने संसद में इसका घोर विरोध किया था। वैसे नेहरू के अलावा अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं ने मंदिर पुनर्निर्माण का समर्थन किया। सबके दबाव के कारण नेहरू जी को अपना विरोध वापस लेना पड़ा। लेकिन 1951 में जब मंदिर का पुनरुत्थान हुआ, उसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे। अगला, 1950 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा भारत को अस्थायी सदस्यता दिए जाने के प्रस्ताव को नेहरू जी ने अस्वीकार कर दिया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने प्रस्ताव को ठुकरा कर उन्होंने चीन को आगे बढ़ाया था। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेंबरशिप है वो चीन को दे दिया जाए। और इतिहास गवाह है, भारत के समर्थन से
अस्थायी सदस्य बनने के बाद चीन ने भारत को कितना रुलाया और कितनी क्षति पहुंचाई है। अक्साई चीन आपको याद होगा, 1962 में भारत के साथ लड़ाई करके उसने अक्साई चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छीन लिया है और वो आज चीन का हिस्सा है। ये नेहरू जी की गलती थी, वो गलती जिसका भुगतान हम आज भी भारत के हर नागरिक भुगत रहे हैं। नेहरू जी का अगला जो अदूरदर्शिता जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट से नहीं लड़ने देना। अंबेडकर जी को क्यों अलग होकर पार्टी बनानी पड़ी थी कांग्रेस से अलग होने के बाद? क्यों अंबेडकर जी ने क्यों स्केड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन पार्टी बनाई जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई? अगला, क्यों नेहरू जी ने 1952 के आजादी के पहले चुनाव में खुद अंबेडकर जी को हराने के लिए उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया और फाइनली अंबेडकर जी को बॉम्बे के बांद्रा सीट से हार मिली? अंबेडकर जी के बाद SC ST वोट को कांग्रेस से जोड़े रखने के लिए जगजीवन राम जी को अपने पार्टी में आगे बढ़ाया। ये सब एक पॉलिटिकल एक इक्वेशन तैयार करने की कोशिश थी। जब भी जवाहरलाल नेहरू को लगा कि शायद ये मेरे से बड़ा नाम बन सकता है, एक मेरे लिए थ्रेट हो सकता है, उसको उन्होंने साइड लाइन कर दिया और उस बंदे को सामने फ्रंट लाइन में लाके खड़ा किया जो उनके लिए कभी भी चैलेंज नहीं हो सकता था। और यही लास्ट तक कांग्रेस के जितने भी अगली पीढ़ी थी सबने यही काम किया, चाहे वो फिर इंदिरा गांधी रही हो या लास्ट में सोनिया गांधी, जिसने प्रधानमंत्री जब बनाने की बारी आई तो खुद के नाम को विड्रॉ किया और बनाया किन्हें? मनमोहन सिंह, जो उनके इशारे पे काम कर सकते थे। जबकि सबसे मजबूत प्रबल दावेदार जो थे वो थे शरद पवार हो सकते थे, प्रणब मुखर्जी हो सकते थे। जबकि पता था कि ये दोनों बहुत ही स्ट्रांग कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया था, बिल्कुल उसी ढर्रे पे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को साइडलाइन करके और अपना नेता SC ST वोट को अट्रैक्ट करने के लिए जगजीवन राम को बनाया था। अगली बात, क्यों भगत सिंह को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से कभी शहीद का दर्जा नहीं दिया? आज भी हम शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं, लेकिन कहीं भी ऑफिशियली भगत सिंह को शहीद डिक्लेयर नहीं किया गया है। क्यों कांग्रेस के नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी की लड़ाई और उनकी तथाकथित मृत्यु से जुड़ी सच्चाई देश को कभी नहीं बताई? क्या बात? क्यों वीर सावरकर की सच्चाई देश के सामने आने नहीं दिया गया? क्यों उनको हमेशा एक देशद्रोही के रूप में पेश किया गया? क्यों? जबकि वीर सावरकर हमेशा देश की एकता, अखंडता की बात करते रहे थे। वीर सावरकर की तारीफ बाद में इंदिरा गांधी ने की है और जवाहरलाल नेहरू की कंटेम्पररी सरदार पटेल तो वीर सावरकर से बहुत ही प्रभावित रहे थे। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि कभी भी जवाहरलाल नेहरू उस शख्स को आगे नहीं बढ़ने दिया जो उनके लिए आगे चैलेंज हो सकते थे। ये उनकी शुरुआत की फितरत थी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस के साथ उनका कंपटीशन रहा हो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने की होड़ को लेकर, या बाद में फिर अन्य नेताओं के साथ। वो कभी भी जब भी कोई भी उनके लिए एक थ्रेट के रूप में सामने आया, उन्होंने कोशिश की कि इसको साइड लाइन कर दिया जाए। क्यों चाचा नेहरू 1955 में खुद को ही भारत रत्न के लिए नामांकित करके अपने ही को उन्होंने सर्वोच्च भारत रत्न से अलंकृत कर दिया? खुद को नामांकित भी खुद को किया और खुद से ही अपने आप को पुरस्कार दिलवा दिया। क्यों नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी ने अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान? और फाइनली 1990 में जब बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की पार्टी की सरकार बनी, तब अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया था और उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। सरदार पटेल, जिनके दूरदर्शी कूटनीति की सफलता के कारण कुल 565 रियासतों में से 552 रियासतों ने भारत में एकीकृत होने का फैसला किया, वैसे महान पटेल साहब को नेहरू, इंदिरा, राजीव किसी ने भारत रत्न क्यों नहीं दिया?
कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की जब सरकार आई 1991 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी के निवेदन करने पे नरसिम्हा राव ने सरदार पटेल को भारत रत्न पुरस्कार दिया। आपको पता होगा कि नरसिम्हा राव अटल बिहारी वाजपेयी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इस तौर पे उन्होंने उनकी बात की इज्जत रखने के लिए कांग्रेस के विरोध करने के बावजूद भी पटेल साहब को 1991 में भारत रत्न दिया गया था। 1962 के इंडो चाइना युद्ध में भारत की बुरी तरीके से हार जाने के बाद जब नेहरू जी की कमजोर छवि की पूरी दुनिया में आलोचना होने लगी और नेहरू जी ने खुद कहा कि मैंने अपनी उपयोगिता खो दी है, उसके बाद भी नेहरू जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया नेहरू जी ने? 1962 की लड़ाई में चीन द्वारा भारत के अक्साई चीन का क्षेत्र हड़प लेने के बाद नेहरू जी ने संसद में सफाई देते हुए अक्साई चीन को क्यों एक बंजर धरती का टुकड़ा कहकर चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र की हड़प को उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, जिसके जवाब में उनकी ही पार्टी के मंत्री महावीर त्यागी ने नेहरू को धिक्कारते हुए कहा था कि नेहरू जी, आप कहते हैं कि अक्साई चीन एक बंजर जमीन है, वह हिंदुस्तान में रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है? तो मेरे सर पे भी बाल नहीं उगते, तो क्या करूं, मैं सर कटवा लूं? एक बड़ा एक व्यंग्यात्मक एक कटाक्ष अपने ही पार्टी के नेता के ऊपर उन्होंने किया था। क्यों नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किसी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनाया? आज वही कांग्रेस बीजेपी की जैसे को तैसा नियम पर कांग्रेसी के किसी नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनाए जाने पर मोदी की घोर आलोचना करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये सारी कमियां मैंने आपको गिनवाई है, अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। मेरे पास जितनी फैक्ट्स थी वो फैक्ट्स मैंने शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर दीजिएगा।